This conference will now be recorded. मैंने हमेशा कहा है तैयारी की शुरुआत कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। हमने सोशलिस्ट तक पढ़ लिया था, आज हमारी बात सेक्युलर पर होगी। इससे पहले कि हम सेक्युलर वर्ल्ड पर पढ़ें, मैं आपको हर बार की तरह क्या दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैंने उस दिन माहौल आपका बनाया था इसके लिए, ठीक है, कि भाई हमारे पास कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, कुछ भी पढ़ाए, कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सोर्स क्या होना चाहिए? पिछले साल के पेपर। हम आपसे पैसा लेके आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सीधी सीधी बात है। हम कुछ भी बोले मत मानो, जब तक आपको ये ना बताया जाए कि भैया देखो यहाँ ये सवाल आया है, तब तक मेरी किसी भी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। हर्ष जरा म्यूट कर लो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 8, what makes the Indian society unique in sustaining its culture? Question number 8, what makes the Indian society unique in sustaining its culture? Question number 10, what are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? Question number 18, do we have cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with examples. Question number 20, are we losing our local identity for the global identity? ठीक, ये तो 4 हो गए। यहां से इसको एक बार खोले रखते हैं और उसके बाद हाँ, उसके बाद एक सवाल ये था, what can France learn from the Indian Constitution's approach to secularism? ठीक, अब लेट्स स्टार्ट। तो जब हम ये बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सेक्युलर, व्हाट डज इट मीन? कितने मॉडल हैं सेक्युलरिज्म के और किस मॉडल में क्या हमसे बोला जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है? ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 मॉडल्स हैं। पहला यूएसए का मॉडल है, दूसरा फ्रांस का मॉडल है और तीसरा इंडियन मॉडल है। यूएसए का मॉडल क्या है? जहां पर वो ये कहते हैं कि स्टेट और पॉलिटिक्स डिफरेंट अलग अलग होगी, बिल्कुल स्टेट अलग होगा और पॉलिटिक्स अलग होगी। अगर हम ध्यान दें तो अगर आप लक्ष्मीकांत में देखोगे या किसी बुक में देखोगे तो वो 2 मॉडल की बात करते हैं, एक वेस्टर्न मॉडल और एक इंडियन मॉडल। वेस्टर्न मॉडल है जहां पर स्टेट और जो रिलीजन है वो अलग अलग होते हैं, और इंडियन मॉडल जहां पर मैं बताऊंगा क्या कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो रिफॉर्मिस्ट सेक्युलरिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न मॉडल देखें जहां पर हम कह रहे हैं कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग है, और ध्यान रखना ये सिर्फ यहां ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो ऑप्शनल का सिलेबस है ना, ये आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस है, यहां पर भी ध्यान रखना, जो हम आपको ये प्रीएम्बल पढ़ा रहे हैं ना, तो ये देखिए आपके बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है सीधे सीधे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल। तो ऐसा नहीं है कि पूरा मैं आपको आगे एक साल हम जो भी पढ़ेंगे उसकी शुरुआत में प्रीएम्बल से इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ये सिलेबस में कहीं लिखा है, सिलेबस में तो लिखा ही है, मैंने आपको दिखा दिया। इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि हमें पहले तो सोचना है, हम कोई भी बुक कुछ भी खोलेंगे तो उसको हम प्रोसेस करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ये भी देख लो, यहां पर भी सेम चीज है, जीएस पेपर 2 फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। तो पहला जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजें दे फॉल इन प्लेस, ठीक है क्या? तो जब हम बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, तो पहले तो हम एक ब्रॉड कैटेगरी रखते हैं कि व्हाट इज इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो किसी को, बाकायदा चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है, मैं जब रुकूं तो आप वैसे भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के बीच में डिफरेंस बताता हूं। हमारे यहाँ 1970s में एक एक्ट आता है सती प्रथा को बैन करने के लिए। आई रिपीट, हमारे यहाँ 1970s में एक एक्ट आता है सती प्रथा को बैन करने के लिए। कुछ सालों बाद हमारे यहाँ पर एक और एक्ट आता है चाइल्ड मैरिज को बैन करने के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ 2014 में एक और एक्ट आता है, 2017 में, जो ये कहता है कि हम ट्रिपल तलाक को बैन करेंगे। अब आप ध्यान दो, 3 चीजें, सती प्रथा, ट्रिपल तलाक या बाल
विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये तीनों चीजें अगर हम ध्यान दें तो किसी न किसी तरह से किसी बिलीफ सिस्टम का पार्ट है, किसी बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो हमारे प्रियम्बल में ये भी लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, यानी कि एक तरफ तो हम उनको लिबर्टी भी दे रहे हैं बिलीफ की, और दूसरी तरफ जो है वो हम इनको बैन करने के लिए हम कानून भी बना रहे हैं। तो क्या है मतलब इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है क्या? अब इसका जवाब क्या है? हमारे यहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस, आई रिपीट, हमारे यहाँ पर any cultural practice or anything is subject to basic fundamental rights enshrined in Indian Constitution। यानी कि हमारा जो हमने लिबर्टी दी है एक्सप्रेशन की, बिलीफ की या फेथ की, किसी को हमने जो लिबर्टी दी है एक्सप्रेशन, बिलीफ या फेथ की किसी को, that is not absolute, number one, that is not absolute। नंबर टू, जो हमने लिबर्टी दी है उस वो किस चीज के सब्जेक्टिव है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि ठीक है हम आप हमारे यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो हम उनको इलीगल बना देंगे। तो अगर कोई भी चीज हमारा, मतलब जब मैं फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको आर्टिकल 13, 25, 26 के बारे में जानकारी दूंगा, वो यहाँ का विषय नहीं है इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे इन आर्टिकल्स में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है कि एनीथिंग, एनी लॉ, एनी कस्टम, एनी प्रैक्टिस which violates your fundamental right, then it will be unconstitutional। यानी कि constitution is above all in our country। हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो रिफॉर्मिस्ट है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सबसे बड़ी है, कोई बिलीफ सिस्टम कोई कुछ ऊपर नहीं है उससे। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। जो हमने ट्रिपल तलाक हटाया, जो हमने सती प्रथा हटाया, जो हमने बाल विवाह हटाया, उसका कारण यही था कि ट्रिपल तलाक जो है आपका वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट में जा रहा था। जो हमारा चाइल्ड मैरिज और ये सारी चीजें हैं, ये भी आपके आर्टिकल 14 हो, राइट टू लाइफ आर्टिकल 20 हो, आर्टिकल 23 हो, आर्टिकल 24 हो, इनके अगेंस्ट ये सारी चीजें जा रही। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म believes in two things। Number one, it is reformist to its core, it believes in reforms। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूँ। 1951-52 में एक केस हुआ था, गोपालन केस। गोपालन साहब एक लीडर थे और उन्होंने एक मैगजीन छापी जो उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे, नेहरू जी थे, उनके अगेंस्ट कुछ उसमें लिखा था। तो उन पर सेडिशन का केस डाल दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया तो 5 जजेस की बेंच थी और 4 जजेस ने ब्रॉडली ये बोला कि आपका जो राइट टू स्पीच है, जो मतलब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 आपका है, यहाँ भी जो लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, 4 जजेस ने ये कहा कि ये अनक्वांटिफाइड नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। लेकिन एक जज था, उनका नाम था जस्टिस फजल अली। ये कहानी आपको, आप जब तक यहां रहेंगे बार बार मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको उठाता रहूंगा। जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली ने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन के लिए नहीं बना, एक जनरेशन के लिए नहीं बना। जैसे एकता भी कह रही थी कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ी और मुझे समझ में आया कि आप क्या बोल रहे थे सोशलिज्म में। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए नहीं बना है, एक जनरेशन के लिए नहीं बना है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन बना है इटर्निटी के लिए। तो जो उसका सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। तो उन्होंने कहा कि हम इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से करें कि ये इटर्निटी तक चल पाए, इस पर जो है ये इटर्निटी तक हम इसको रख पाए, उस हिसाब से जो है हम इसको लेकर के आगे बढ़े। तो उन्होंने तब ये बात बोली थी कि कोई भी इंटरप्रिटेशन हो, कोई भी चीज हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में जो कोर आइडियाज थे, जिनको हम आज से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे यहाँ सुप्रीम। तो जब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जब हम सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म में
पहली चीज सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अगर कोई चीज ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट जाती है तो स्टेट हैज द राइट, आई रिपीट, स्टेट हैज द राइट टू रिपील, अमेंड और चेंज दैट बिलीफ, प्रैक्टिस और एनीथिंग। नंबर 1, इसमें किसी को कुछ कहना हो, कोई डाउट हो तो जरा बताओ। नॉट एब्सोल्यूट मतलब सर एक मिनट, एकता क्या कह रही हो? नॉट एब्सोल्यूट मतलब नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि उस पर कुछ चेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया राइट टू स्पीच तो आपने मतलब कहीं खड़े होकर ये बोल दिया कि इनका गला काट दो। मतलब ऐसा नहीं कि राइट टू स्पीच का मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे। उसका मतलब कुछ चेक्स हैं, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) हमारा कहता है राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ इज राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 19(2) है जो 7 पैरामीटर्स बताता है आर्टिकल 19(1)(a) को रिस्ट्रिक्ट करने के, कि इन कंडीशंस में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। और ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(2) का प्रावधान नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) में। 19(2) को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया, और पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जनरली वही लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी वही उस समय पर लोकसभा का काम कर रही थी, क्योंकि इलेक्शंस पहले 1952 में हुए थे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे यहाँ डाला गया कि अगर कोई बात ऐसी बोल रहे हैं आप जिससे देश की इंटीग्रिटी या यूनिटी पर खतरा है, देश की सिक्योरिटी पर खतरा है, देश के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दूसरे कंट्रीज के साथ में उन पर खतरा है, किसी को डिफेम कर रहे हैं, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट में है, किसी कोर्ट का आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी वायलेंस को आप इंसाइट कर रहे हैं, इन केसेस में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसको कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर क्वांटिफाइबल, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। उन पर कुछ चेक्स हैं, कुछ बैलेंसेस हैं उन पर। एकता, गॉट इट सर। लिपिका, सर चेक्स और बैलेंसेस कौन लगाते हैं? चेक्स और बैलेंसेस किन आधार पर लगाए जाएंगे ये बताती है ये बता दिया संविधान ने। उसके बाद लगा कौन सकता है? पार्लियामेंट लगा सकती है। जैसे मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल और देते हैं आपको। भाई इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया आर्टिकल 19(2) में कि ये 7 ग्राउंड्स हैं, 7 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जो है आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो अब समझो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेबलिंग डॉक्यूमेंट है। बार बार मैं बोलूंगा, आगे ये सवाल भी आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इनेबलिंग डॉक्यूमेंट। तो आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को इनेबल कर दिया कि तुम ऐसे लॉज बना दो जो ये काम कर सके। तो उन्होंने क्या किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 ला दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हो तो आपको सजा हो सकती है। तो कोर्ट का कंटेम्प्ट का मतलब क्या? कुछ बोल ही रहे हो ना, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेगुलेट, कर्टेल, रिस्ट्रिक्ट किया गया ना पार्लियामेंट के उस लॉ के द्वारा। या और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेक्शन 124A भी है। सेक्शन 124A किसका? सेक्शन 124A आईपीसी का, जिसको बार बार लगाया जाता है। सेडिशन, जब कोई कुछ देश के खिलाफ या किसी खिलाफ कुछ बोल रहा होता है तो बार बार लगाया जाता है। तो चेक्स और बैलेंस किन ग्राउंड्स पर लगेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। आरती, आईपीसी कब लगती है सर? आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड। तुमने कोई ऐसा काम कर दिया जो आईपीसी में पहले से लिखा है कि जुर्म है, तब आईपीसी लग जाती। किसी को झपड़ियाना, खून करना, चप्पल चोरी करना, आईपीसी। लिपिका। ओके सर। लिपिका तुम्हारा डाउट था? सर जब जो सेक्युलर जो इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म है वो आपने बोला कि रिफॉर्मिस्ट है, तो जब ये डाला गया था तो क्या इसी सोच से डाला गया था कि ये इंडियन मॉडल रहेगा, रिफॉर्मिस्ट वाला मॉडल रहेगा, या फिर ये इसलिए डाला गया था क्योंकि ये वेस्ट में पॉपुलर था? जब ये डाला गया, हम आज जो आपको पढ़ा रहे हैं वो देखो, जब ये डाला गया तब तो इमरजेंसी लगी हुई थी, तब तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई। जो आज हम आपको बता रहे हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कैसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो
ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है उसके आधार पर और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आज प्रोविजंस हैं उनके आधार पर आपको बताया जा रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको अभी तक बताया वो क्या है कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो रिफॉर्मिस्ट है। ठीक, दूसरी चीज पर आते हैं, हमारे सेक्युलरिज्म की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेट क्या है, समझिएगा। एक मिनट। हाँ भाई, नहीं, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ कि वो सैंपल लेने वाला आ रहा है, उसको बार बार फोन कर रहा है वो। बाकी सब लोग सुरक्षित रहें, कोविड का समय चल रहा है सर। हाँ, तो सर डिफरेंस सर, हेलो, गौरव क्या हाँ बोलो, डिफरेंस क्या है सर आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में? आईपीसी और सीआरपीसी के बीच का डिफरेंस ये है कि आईपीसी ये बताती है कि क्या जुर्म है और सीआईपीसी ये बताती है कि उस जुर्म पर क्या केस कैसे लड़ा जाएगा, कितने सा मतलब प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से कोर्ट में ट्रायल चलेगा, दैट इज सीआरपीसी। सर धारा तो ओके सर। दोनों में होती है, आईपीसी में भी और सीआरपीसी में भी, तो उनमें फर्क क्या होता है? मैं यही बता रहा हूँ कि जो आपका आईपीसी है उसमें वो ये बताते हैं कि हमारे देश में जुर्म किसे कहेंगे। 420 का मतलब ये है कि धोखाधड़ी एक जुर्म है। सीआरपीसी जो है वो ये बताती है कि मान लो 420 का कोई केस है या 302 का केस है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से वो केस कंडक्ट होगा। ठीक, नंबर 2, तो हम वापस आ सर रहे एक थे डाउट और, हैं? एक डाउट और, हाँ, ऐसा भी कुछ है क्या आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी सिर्फ क्रिमिनल केस के लिए हो और सीआरपीसी सिर्फ सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर बात करें। ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे आर्टिकल 20 पर आएंगे तो उस पर बात करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या है। ठीक है, हाँ, तो अब जरा अपने सेक्युलरिज्म की दूसरी बड़ी ट्रेड समझिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 कहता है कि हम आपको आपके कॉन्शियंस को मानने की फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आप जो सोच रहे हो, जो आपका मन है, अगर आपका मन है कि आप चारवाक दर्शन को मानेंगे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लीजिए और घी पीजिए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मस्तिष्क जियो, लो उधार लो घी पियो, तो आप उसको मानिए। आपका मन है आप किसी जूते में आपको भगवान दिखते हैं, आप उसको मानिए। 33 करोड़ देवी देवताओं भगवान दिखते हैं, उसको मानिए। नहीं मानना है मत मानिए, कुछ और मानना है वो मानिए। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंशियंस, और उसके अंदर की लाइन वो बोलता है राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट। फिर से कह रहा हूं, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट योर रिलीजन। ठीक, लेकिन इसमें पहली जो राइडर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब
आर्टिकल 25 कंशियंस को मानना इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई ऐसा काम करने लगे जिससे कि आपने धर्म को मानने में आप कोई ऐसा काम करने लगे जिससे कि जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा हो, मोरालिटी के अगेंस्ट में हो। और तो यानी कि आर्टिकल 25 ने हमारे सेक्युलरिज्म में एक बड़ी ट्रेड क्या दे दी कि हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई बैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बुर्का बैन या कोई इस तरह का कोई पगड़ी पे लगाने का बैन। और मैं ये दो चीजें बोल रहा हूँ फ्रांस को सामने रख करके ही, क्योंकि ये जो सवाल आपने देखा अभी, जो सवाल मैंने दिखाया कि फ्रांस इंडिया से क्या सीख सकता है, उसका जवाब यही था जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उस साल भी जिस प्रेम्बल जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी एग्जांपल दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या कहा, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी। एब्सोल्यूट नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 26, रुक जाओ मैं खोल दूं, ऐसे शायद आपको पकड़ने में दिक्कत हो रही होगी। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि राइट टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स। और रिलीजियस अफेयर्स को, हे भगवान क्या क्या आता है थोड़ी ऊर्जा आज हो सकता है कम रहे, थोड़ा तबीयत नासाज है, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि मामला गरम बना रहा है बिल्कुल। हाँ भाई, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, every religious denomination or any section shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose। बहुत 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 ध्यान से पढ़ना। कितने लोगों ने बेयर एक्ट खरीद ली है? उल्टा करते हैं, कितनों ने बेयर एक्ट नहीं खरीदी है? बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भी बेयर एक्ट नहीं खरीदी है भैया खरीद लो। पूरी प्रिपरेशन में 2 ही 3 सच्चे साथी हैं, सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट, एटलस, ठीक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाकी सब हवाबाजी है। खैर सर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डीडी बासु पढ़ना है कि उसके अलावा और कोई ना, किताब? डीडी बसु नहीं पढ़ना है। डीडी बसु की एक किताब आती है यार पार्लियामेंट की, वो खरीद लेना, वो मैं पढ़ाऊंगा उसको अलग तरीके से थोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेयर एक्ट है जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, बेयर एक्ट हाँ, वो है मेरे पास, वो तो है ही मेरे पास। बट मेरे को लगा कि कोई किताब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और कोई किताब रेफरेंस के तौर पर हम सिर्फ लक्ष्मीकांत यूज करेंगे, उसके अलावा जो पॉलिटी होगी वो मैं नोट्स दूंगा और मैं कराऊंगा, उसमें पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं। तो बस बेयर एक्ट जो ठीक है, बेयर एक्ट ठीक है। हाँ, बेयर एक्ट ले लो। असल में पॉलिटी जो हम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से करते हैं। एमपी जैन एक बुक है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंट्री दी है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट से, उससे करते हैं। और भी एक दो जगह जैसे सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं उससे करते हैं। तो तब जाकर पॉलिटी एक होलिस्टिकली हो पाती है। खैर ठीक है। अब जरा 26 सिद्धार्थ, कोई डाउट हो तो बताना। Subject to public order and morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes। मतलब मैं या तो अगर मैं कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन हूं या एक रिलीजियस डिनोमिनेशन में कोई सबसेक्ट हूं, रामकृष्ण मिशन को भी यह अधिकार है कि वो अपना कोई एक इंस्टीट्यूशन बना ले, शियाओं को भी अधिकार है, सुन्नियों को भी अधिकार है, नूर बख्शियों को भी अधिकार है, जो अरे ये पाकिस्तान वाले अहमदियाओं को भी अधिकार है कि वो अपना कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एक सेक्ट के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते। क्या करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाएंगे? to manage its own affairs in matters of religion।
ये लाइन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलरिज्म को सबसे ज्यादा, हम 2 मिनट के लिए शब्द को यूज नहीं करते, सेक्युलर शब्द को हम यूज नहीं करते हैं, हम एक दूसरा शब्द उठाते हैं, उसको हम कहते हैं बहुलवाद, प्लूरलिज्म। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना एक रिलीजियस सेक्ट बना सकते, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है और अपने धर्मों को, अपने धर्म के कामों को मैनेज कर सकता है। एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल इसका देते हैं। जब पारसी लोग गुजरात के कोस्ट पर पहुंचे तो उस समय वहां पर जो राजा थे उनसे उन्होंने कहा कि भाई हमारा परसिक्यूशन हुआ है हमारे होमलैंड में और हमको साहब जो है वो आप यहाँ रहने की जगह दीजिए, लेकिन हमारी एक छोटी सी दिक्कत है कि हम जहाँ रहते हैं वहां पर जो हमारी आग, जो हमारी पवित्र आग होती है पारसियों की, वो जहाँ जलाई जाती है उससे जो है वो 25 किलोमीटर के एरिया में कोई हमें चाहिए नहीं। तो वहां के राजा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप आइए रहिए, जो मना है आपका वो करिए। उन्होंने 2 कंडीशन डाली राजा ने। और बड़ी ये स्टोरी बड़ी रेलेवेंट है कि इंडिया का सेकुलरिज्म 1971 में पैदा नहीं हुआ, इंडिया का सेकुलरिज्म 47 में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस फॉलो करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप करिए। 2 शर्तें हैं। पहला, गुजराती सीख लीजिए, हमारी जो भाषा है वो सीख लीजिए, और दूसरी चीज कि हमारा जो कल्चर है, कल्चर मतलब बिलीफ नहीं ना, जो एक रहन सहन नॉर्मल, उसमें आप थोड़ा सा एसिमिलेट हो जाइए। एसिमिलेशन भी गलत शब्द है, एक थोड़ा मतलब एक उसको अडॉप्ट करिए थोड़ा सा। और उन्होंने कहा ठीक है, और पारसी समुदाय इंडिया में माइक्रो माइनॉरिटी है, आज तक फ्लरिश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये जो लाइन लिखी है ना, तो मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, इस लाइन को हम कहते हैं, दिस लाइन गिव सोर्स टू फैमिली लॉज और पर्सनल लॉज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये साहब क्या होते हैं? फैमिली लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ क्या होता है? पर्सनल लॉ का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल लाइफ है, आपकी शादी कैसे होगी, आपका तलाक कैसे होगा, आपका इनहेरिटेंस कैसे होगा, ये जो नॉर्मल, जो आपके डे टू डे अफेयर्स को, जो आपके लाइफ के अफेयर्स को मैनेज करने वाली चीजें हैं, उनको जो मैनेज करे, उनको जो उन पर जो लॉज लगे, उनको हम कहते हैं पर्सनल लॉज। भाई जैसे समझिए, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें डाली गई, अभी तक सब ठीक है ना? मतलब ज्यादा तो नहीं लग रहा है, वरना मैं एक लेवल आगे बढ़ाना चाहता हूं उसको। एवरीबॉडी, इज इट फाइन? यस सर। कोई डाउट, कोई परेशानी हो बता देना। सर हाँ सर एक डाउट था हाँ बताओ। सर ये जो आर्टिकल 26 है सर, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तब बनाया था, और सेक्युलर वर्ड हमने 1971 में डाला, तो सर मतलब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में था ना कि हमें मतलब सेक्युलरिज्म ही फॉलो करना है। मैं समझा नहीं। हाँ मतलब आप समझिए, जिस तरह की कंडीशंस उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही डाली थी, मैं फिर से वहीं जा रहा हूं जहां पर मैं सेक्युलरिज्म में गया था। सेक्युलरिज्म हमारे लिए सिविलाइजेशनल वैल्यू है, उसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बनाया गया। हमारे लिए बहुलवाद, प्लूरलिटी इज द वे वी हैव बीन लिविंग। Tell me one other religion, one other belief, one other faith, one other civilization जिसकी कंटिन्यूटी कंबोडिया से लेकर के जो है, और माइसन वियतनाम से लेकर के इधर जो है, कंबोडिया से लेकर के जो है, और दशरथ की जो उपाधि टर्की में वहां के रूलर ले रहे थे वहां तक जाती है। जो अभी आपने सवाल देखा ना, उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज है जो इंडिया को इतना स्पेशल बनाती है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पा रही है। इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ दिस सिविलाइजेशनल वैल्यू। And let me tell you, Indian Constitution is a very civilizational document. How many of you have seen the original copy of Constitution? फंडामेंटल राइट के ऊपर किसकी फोटो थी? फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर किसकी फोटो थी? हनुमान जी की फोटो थी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है वो श्री राम की फोटो है।
कहीं पर बुद्ध की फोटो, बुद्ध जी की फोटो है, कहीं पर महावीर जैन जी की फोटो है। ये हमारा सेकुलरिज्म है। और हमारा मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये बहुत कोशिशें बाद में की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो उसकी रियल कॉपी ना लोगों तक पहुंचे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिविलाइजेशनल डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाई अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी है उसका कारण क्या रहा, 47 के पहले बहुत सारे कारण रहे, उन पर चर्चा बाद में करेंगे। 47 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बना दिया। तो जो तुम्हारा ये सवाल है कि संविधान मतलब उनके दिमाग में पहले से था, नहीं नहीं, वो तो उनके जीने का तरीका था, वो तो डालेंगे। फॉर अस इट वाज वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। जागृति, ठीक है। Yes, sir. तो एक कदम पीछे आते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा इसको जरा उड़ान भरते हैं। अब इसमें लिखा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल, एक आर्टिकल डीपीएसपी में है और एक आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में है। ये जो आप पढ़ रहे हो ये फंडामेंटल राइट्स में, इसमें लिखा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। यानी कि धर्म का जब मामला आएगा तो धर्म के मामले को मैनेज करने के लिए हर बंदे के पास ये राइट है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, लेकिन it is also quantifiable, it is also not absolute. Public order, morality and health. एग्जाम्पल लेते हैं भाई, मान लीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, AIMPLB। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि आर्टिकल 26A के अंदर में हम इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और हमारा काम क्या है, हम अपने मैटर्स को, रिलीजियस मैटर्स को हम मैनेज कर रहे हैं। तो जब ट्रिपल तलाक का केस पहुंचा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब ट्रिपल तलाक का केस पहुंचा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो AIMPLB का आर्गुमेंट था कि 26B कहता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्यों घुस रहा है, उसमें ये हमारा क्या नाम है, जुडिशरी उसमें क्यों घुस रही है। 26B कहता है कि भैया हम मैटर्स ऑफ रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं। तब जुडिशरी ने क्या जवाब दिया, जुडिशरी ने कहा बउआ, ओ माय डियर बउआ, पहले तो आप आर्टिकल 13 पढ़ो, क्या लिखा है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. अगला क्या लिखा है, the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. Any law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. मतलब 13(1) ये कह रहा हो कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स, जो ये हमारा पार्ट 3 है, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, कोई लॉ इसके अगेंस्ट में जाता है तो वो लॉ खत्म माना जाएगा। अगर कोई भी चीज, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो वो लॉ ये मान लिया जाएगा कि वो नल एंड वॉइड हो गया, खत्म हो गया। 13(2) क्या कह रहा है कि स्टेट अगर अब कोई ऐसा लॉ बना रहा है, राज्य अगर अब कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेता है या उस छीनता है या उसके अगेंस्ट में जाता है, तो वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी कि ना तो कोई स्टेट ऐसा लॉ बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को छीने, और ना ही पहले से अगर कोई लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है तो वो चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनको ये दिखाया, फिर उसके बाद इनको क्या दिखाया, उन्होंने कहा बेटा सुनो, तुम अभी बउआ, पढ़े लिखे तुम हो नहीं। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ।
और उन्होंने कहा कि भाई ट्रिपल तलाक में महिलाओं को राइट नहीं है, तलाक लेने का महिलाओं को राइट नहीं है, एलिमनी का महिलाओं को डिसीजन मेकिंग का बराबरी का अधिकार नहीं है, पुरुषों को है। राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है। दिस स्टैंड्स नल एंड वॉइड, दिस प्रैक्टिस स्टैंड्स नल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी कि दो थीम्स निकल करके आती हैं इंडियन सेक्युलरिज्म, बड़ी थीम्स। पहली थीम क्या है? सर आर्टिकल 26 से रिलेटेड एक डाउट है। बताओ। सर जब मैनेज इन इट्स ओन अफेयर्स बोलते हैं तो एक बार ये बताओगे कितना ब्रॉड टर्म है वो? देखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अलग अलग जजमेंट से परिभाषित किया, इसको डिफाइन किया, और इसका जो कोर एसेंस है इसका जो कोर एसेंस है वो ये है कि ऐसा कोई मैटर जो हमारे क्रिमिनल मैटर ना हो, जो सिविल मैटर हो, जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हो, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, कोई ऐसा मैटर वो मैनेज कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो ये मैनेज कर रहे हैं कि फांसी किसी की हत्या करने पे क्या सजा दी जाएगी, नहीं, ये नहीं मैनेज कर सकते। सिविल मैटर्स मैंने बताया ना, शादी, ब्याह, तलाक, इनहेरिटेंस, ये सारे मैटर्स। तो जैसे मैनेजेस ओन अफेयर्स था, तो जैसे कभी मंदिर का केस आता है, चाहे राम मंदिर हो, तो वो भी हमारे हिंदू ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आएगा, वो हमारा अफेयर है अपना खुद का। वो उसमें हुआ ये है कि कुछ लॉज बना दिए गए हैं, जिन लॉज से टेम्पल्स को स्टेट के कंट्रोल में ले आया गया है। तो बट फंडामेंटल राइट तो हमेशा सुपरसीड करेगा और ओवरराइड करेगा। बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट है ओवरराइड करेगा, लेकिन टेम्पल्स को फ्री करने के लिए कोई पीआईएल इसीलिए जब पढ़ती है तो वो आर्टिकल 26(2) को ही कोट करते हैं बार बार जागृति। तब मुझे आंसर नहीं मिला कि मतलब हमने इस आर्टिकल 26(b) पे क्लेम करके क्यों नहीं बोला कि हम मैनेज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि हमारा ओन अफेयर्स है। सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला है, बहुत सारे केसेस अभी भी पड़े हुए हैं, देसाई दीपक केस लड़ रहे हैं, उससे पहले भी केस हुए हैं और जो केस जीते भी गए हैं। जब मैं आगे 10 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ाऊंगा, उसमें जो पहला जजमेंट होगा केशवानंद भारती का, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे यही केस हुआ था और इसी आर्टिकल के अगेंस्ट में, इसी आर्टिकल का यूज करके जो है उन्होंने ये पूरा काम किया। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, ये हुआ है। ओके सर। मोहित बताओ क्या डाउट है? सर इसमें पर्सनल लॉज में सब मैरिज डाइवोर्स है, तो अगर जब आगे डीपीएसपी में जो लिखाई यूसीसी वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर इसके ओवरसीड कर देगा फंडामेंटल राइट, तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? उस पर बात करेंगे मिनर्वा मिल्स केस में। मिनर्वा मिल्स जब हम केस पढ़ेंगे तो वहां पर जज ने यही, वहां पर जो जुडिशरी थी उन्होंने यही कहा था, हाँ, वहां पर जो जुडिशरी थी उन्होंने यही कहा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के अगेंस्ट रह करके ना पढ़े जाएं, हारमोनियस वे में पढ़े जाएं, एक दूसरे के साथ रख करके पढ़े जाएं। मतलब अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर सामने वाला बोलता है ना कि ये हमारे फंडामेंटल राइट स्नैच कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उस पर बात करेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा डीप है, अभी उसको उठाना ठीक नहीं होगा। हाँ भाई, पानी पिलाओ गोविंद। हाँ तो ये ध्यान रखिए। खैर फिर हाँ, कल मुश्किल है। हाँ यार, गरम दो, ठंडा मत दो।
सर हाँ, सर अगर टेम्पल्स स्टेट के कंट्रोल में नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता केस? मैं समझा नहीं। आपने बोला ना कि टेम्पल स्टेट के कंट्रोल में थे, राम मंदिर, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गया। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि उस कंट्रोल के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना। ओके ओके। आ गया। तो अब यहां पर जरा दो चीजें समझने वाली हैं। एक तरफ आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, हमने आपको फ्रीडम दे दी। यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलरिज्म फ्रांस के सेक्युलरिज्म से अलग है। कैसे? फ्रांस ये कहता है हम बुर्का बैन कर देंगे। फ्रांस ने ये कहा कि पब्लिक प्लेस में कोई रिलीजियस सिंबल नहीं दिखेगा। फ्रांस ने ये कह दिया कि जो है वो आप पब्लिकली कोई भी रिलीजियस सिंबल पहन करके नहीं घूम सकते। अब आप समझो, वहां पर ये लिबर्टी नहीं है, ये प्रावधान नहीं है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को किसी भी हद तक जाकर के फ्रीली मैनेज कर सकते हो। ये व्यवस्था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच सेटअप नहीं दे रहा। हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पारसीज अपना अलग मैरिज और डाइवोर्स का कानून रख सकते हैं, क्रिश्चियन कैनन लॉ रख सकते हैं, मुस्लिम्स अपना अलग लॉ रख सकते हैं, और सभी को अपने अपने स्पेस में, और अगला वर्ड जो बोलने जा रहा हूं वो की है, सभी को अपने अपने स्पेस में सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपोगेट, मैनेज करने का अधिकार है। तो जब पहला बड़ा मामला आता है फ्रेंच सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म का, वो ये कि इंडियन सेक्युलरिज्म ये कहता है कि भाई आप अपनी तरह से यहां पर रहिए, लेकिन अगर आप कभी स्टेट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हम आपके यहां घुस करके और रिफॉर्म कर सकते हैं। तो अमेरिकन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? अमेरिकन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कहता है स्टेट अलग, पॉलिटिक्स अलग, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। स्टेट घुसेगा ही नहीं पॉलिटिक्स में। क्या बोल रहा हूं, स्टेट अलग, चर्च अलग, स्टेट अलग, चर्च अलग, स्टेट अलग, रिलीजन अलग, दोनों एक दूसरे में नहीं घुसेंगे। वहां रिफॉर्मिस्ट मॉडल जो हम बोल रहे हैं वहां वो नहीं है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अडॉप्टेबिलिटी और अडॉप्टिव हो जाता है। वो कहता है जैसे रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इस्लाम मानते हो, तुम हिंदुइज्म मानते हो, जैसे रहना है रहो, वो और फैसिलिटेटिव हो जाता है। इसीलिए देखा होगा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा जो रेडिकलाइजेशन है, खासकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, वो अमेरिका में बहुत बढ़ रहा है क्योंकि वो इस चीज का मिसयूज कर रहा है जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंच मॉडल थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, वहां पर स्टेट जो है वो उस तरह की फ्रीडम नहीं दे रहा है। यूएसए का मॉडल एक अलग उसमें है, वो बिल्कुल कह रहा है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग होंगे। इंडियन मॉडल इज रिफॉर्मिस्ट, इंडियन मॉडल इज मोर इनेबलर, इंडियन मॉडल गिव्स मोर फ्रीडम, and in Indian model, constitutional values are above the religious values. Constitutional values are supreme. If any religious value is in contradiction with the constitutional value, then constitutional value shall and must prevail. तो ये तो तीन हमारे ब्रॉड। अगेन जब हम पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत मतलब घुटने तक उतरेंगे, परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम एक बेसिक प्रियम्बल का वो पढ़ रहे हैं, वो पहले बताओ। हाँ दीपिका।
सर एक मेरा डाउट है, एक दोनों टाइप के मॉडल, सेक्युलरिज्म मॉडल से, एक तो फ्रेंच का, मुझे ये बताओ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेसिक आउटकम था लिबर्टी, तो उस लिबर्टी को ये कर्टेल कैसे कर रहे हैं इनकी अपनी सेक्युलरिज्म वाली थ्योरी से? क्या ये अपनी, मतलब मेरा डाउट ये है कि लिबर्टी वाली थ्योरी को ये कर्टेल नहीं कर रहे सेक्युलरिज्म से, अपना सेक्युलरिज्म डाल के? और देखो यूएस वाले में ये डाउट है, आप पहले बता दो। ऐसा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी, उसने बहुत सारे जगहों को, बहुत सारी चीजों को शेप करा, लेकिन इमैनुअल मैक्रॉन का, जो कि ये माना जाता है कि इमैनुअल मैक्रॉन जो है वो लेफ्ट से आते हैं, इमैनुअल मैक्रॉन का जो भी स्टेटमेंट था वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था हम फ्रेंचनेस को खत्म नहीं होने देंगे, फ्रेंचनेस। उन्होंने कहा हम काउंटर कल्चर नहीं बनने देंगे। फ्रेंच सोसाइटी इज वाइब्रेंट सोसाइटी, इट इज डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इट इज लिबर्टी हमारी कोर वैल्यू है, लेकिन अगर आप लिबर्टी की वैल्यू के अगेंस्ट जाते हैं, हम वो नहीं होने देंगे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो देयर आर्गुमेंट इज नहीं, वी आर प्रोटेक्टिंग लिबर्टी, लिबर्टी इज आवर कोर वैल्यू एंड वी आर प्रोटेक्टिंग लिबर्टी, नंबर 1। दूसरा जवाब इसका है एवरी सोसाइटी, दिस अगेन इज दिस अगेन इज अ वेरी, कहते हैं ना, एक शाश्वत सत्य है जो वापस से आ जाता है कि एवरी जनरेशन, मतलब हम लोग आज के 10 साल पहले हमें लगता था क्या यार इतिहास पढ़ना है, पूजा करनी है, क्यों करनी है, क्या जरूरत है इसकी, बट एवरी जनरेशन there comes a time when they realize कि no, there are some good things in our culture, there are some good things in our tradition are not always bad, so they will try to protect that thing। और इसीलिए फ्रांस ये कहता है कि हम कोई काउंटर कल्चर नहीं बनने देंगे। तो वो ठीक है, for all their liberty talk and all that, but still they are saying कि हम फ्रांस में काउंटर कल्चर नहीं बनने देंगे। तो बोल सकती हो कि उनकी कोर लिबर्टी थ्योरी के अगेंस्ट है, बट अगेन दे आर सेइंग दिस इज व्हाट वी वांट। दूसरा ये था कि यूएस का है कि स्टेट अलग और चर्च अलग, मतलब रिलीजन अलग। तो जब रिलीजन और स्टेट लॉगर हेड्स पे आ जाए तब क्या सोल्यूशन होगा? जैसे 9/11 हुआ, तो उसका तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का उन्होंने सोल्यूशन निकाला, उन्हें एक तरह से पता ही नहीं था कि हम क्या करें। अब जब स्टेट और वो लॉगर हेड पर आ जाते हैं, उस स्थिति में इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कि वो किस हद तक जाना चाहता है। तो 9/11 में वो बिल्कुल एक्सट्रीम तक चले गए, वो उनकी समस्या है। ठीक है सर डाउट है। हाँ, सो जो अभी हमने इंडियन सेकुलरिज्म का अदर कंट्रीज से करा कंपैरिजन, पर एक कंपैरिजन और बताओ कि जो इंडियन सेकुलरिज्म आपने बताया अभी कि हमारा सिविलाइजेशन हायर था, वैल्यू ये, तो उसमें और जो हमारे प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड लिखा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या वो दोनों सेम है या अब की सेकुलर की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है जो हमारा रियल सेकुलरिज्म था? तो ऐसा है, बहुत एपॉलिटिकल रहते हुए अगर मैं इसका जवाब दूं, तो एक चीज ध्यान दो कि इंडियन सेक्युलरिज्म, अभी तक जो हमने चर्चा इंडियन सेक्युलरिज्म पर की, वो वाला सेक्युलरिज्म है जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी, जिस पर एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। राम कहो, श्याम कहो, अल्लाह कहो, नानक कहो, जीसस कहो। अभी तक जो हमने सेकुलरिज्म की बात करी है वो सेकुलरिज्म है जहां पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं कण-कण में विलीन हूं। अभी तक जिस सेकुलरिज्म की बात हुई है वो सेकुलरिज्म है जहां पर पृथ्वीराज चौहान देवी का उपासक होकर के महावीर जैन टेम्पल्स को दान दे रहा है। तो वो सेकुलरिज्म जो एक दूसरे के वेद को
रेस्पेक्ट करके आया वो सेकुलरिज्म जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का सेकुलरिज्म था, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का सेकुलरिज्म था, जो सिविलाइजेशनल वैल्यू थी, उस सेकुलरिज्म की बात जो प्रीएम्बल जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन already had provisions. I repeat, our constitution already had provisions 25, 26, जिसमें से हम एक बात कर रहे थे कि हाँ ठीक है, हम शुरुआत में लोगों को ये देंगे कि भाई आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ एक छोटा सा केस है, वो क्या, जरा आर्टिकल 44 पढ़िए। आर्टिकल 44 क्या कह रहा है? आर्टिकल 44 कह रहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पहली चीज तो ये जानिए, हालांकि हम इसको पढ़ाएंगे, कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी में डाला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं रखे गए, ये डायरेक्शन दिया गया स्टेट को कि व्हेन टाइम विल बी एप्ट यू विल डू इट। जब आपको लगे कि सही समय है इसे करने का, तब आप इसे करिएगा। सभी सिटीजन्स के लिए एक जैसे लॉज, एक तरीके के लॉज होने चाहिए, ये आर्टिकल 44 कहता है। यानी कि जरा फिर से गेट इनटू द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। 47, 48, 49, 50 का समाज कैसा था? 1947, 49, 40, 50 का समाज की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी थी कैसी? वो समाज था जो धर्म के नाम पे डिवाइडेड था, वो समाज था जो अविश्वास का समाज था, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, अभी सभी के लिए एक जैसे लॉज नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बिलीफ अलग है, आपका बिलीफ अलग है, आप शादी अलग तरीके से करनी है, डाइवोर्स अलग तरह से करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारा सोसाइटी इतनी मैच्योर हो जाएगी, हमें लगेगा कि अब हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर हो गई है, तब हम क्या करेंगे? आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट कर देंगे। आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट कर देंगे और आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करके पूरे देश में एक जैसा यूनिफॉर्म लॉज हम बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि उस समय जो प्रोविजंस किए गए होंगे वो उस समय की कंडीशंस को देख करके किए गए होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? 44 में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई नहीं, हमारे देश में जो है वो लॉज कैसे होने चाहिए। तो हमारे देश में जो लॉज है वो एक जैसे होने चाहिए। सर हाँ, एक एग्जांपल देना, एक जैसे लॉज इन द सेंस। एक जैसे लॉज इन द सेंस ये कि सभी लोगों की शादी जो है वो सिविल एक्ट से होगी। शादी करने के बाद आपको कोर्ट में जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, डाइवोर्स आपको कोर्ट से ही मिलेगा, आप घर में बैठ करके डाइवोर्स नहीं ले सकते। एक जैसे लॉ का मतलब, अगर हमने एक लॉ बना दिया
कि किसी भी धर्म के आप मेंबर हो, लेकिन महिलाओं को और पुरुषों को पिता की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का बराबर राइट होगा, वो मिलेगा। देखता धर्म आड़े नहीं आए, ये नहीं होगा। इससे वो वाला आर्टिकल आई थिंक 25 था ना जो आपने बताया था, प्रोपोगेट और प्रोफेस, वो वाला नहीं होगा उससे कहीं ना कहीं? वही बता रहा हूँ कि आर्टिकल 26 का जो बी पार्ट है वो उस समय की सोसाइटी को ध्यान में रख करके दिया गया था। लॉन्ग टर्म विजन कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? 44 में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि वो हार्मोनियस हो 26 से। और फिर बॉल जुडिशरी के पाले में होगी कि वो कैसे इंटरप्रेट करती है। अगर मान लीजिए 44 को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो हम 26 के अगेंस्ट चले गए तो क्या होगा, ये फिर जुडिशरी की कॉल हो जाएगी। एकता, इस पर बात करेंगे बाद में। फिलहाल फिर से आते हैं जरा यहाँ। अब आप एक चीज समझो, इंडियन सेक्युलरिज्म को अगर हमें पकड़ना है, नस पकड़नी है लिपका एक मिनट रुको। इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हमें नस पकड़नी है तो हमें इन प्रोविजंस को एक लक्ष्य में रख करके देखना होगा। पहले ये ध्यान रखो कि सेक्युलरिज्म वर्ड एज अ वर्ड मेंशन नहीं है हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशन में। 1971 में डाला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नहीं चाहते हैं कि धर्म डिविजिव हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि धर्म तोड़े। वो चाहते हैं कि शुरुआत में धर्म उस समय पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा था कि धर्म बहुत बड़ा एक इशू बन करके रखा था, तो उन्होंने कुछ टेम्पररी प्रोविजंस दिए कि ठीक है अभी किसी को ये न लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अगेंस्ट है या हमारे अगेंस्ट है, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी के लिए आपको हम कुछ प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म विजन था वो क्या था? पूरी सोसाइटी यूनिफाई होगी, पूरी सोसाइटी एक जैसे लॉज मानेगी, रिलीजन जोड़ेगा तोड़ेगा नहीं। इसलिए सेक्युलर शब्द को डालने से जो एक सेंस गया वो ये गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत बड़ी रिलीजियस प्रोटेक्शंस दी गई हैं। और सेक्युलरिज्म डालने के बाद जो एक नेगेटिव चीज आई, जो उन्होंने पूछा ना मैंने अभी सवाल दिखाया पिछले साल का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म से जो है वो हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस हुए हैं। एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो लब्बो लुआब है, जो मूल भावना है, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने सेक्युलरिज्म वर्ड डाल दिया तो वो कहीं ना कहीं ये सेंस वो कर रहा है कि हमारे यहाँ पर रिलीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस हैं, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का दिमाग समझो तो दे वांटेड टू मेक रिलीजन अ वेरी प्राइवेट अफेयर। दे वांटेड टू मेक रिलीजन इररिलेवेंट इन ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी। दे डिड नॉट वांट कि रिलीजन इतना बड़ा फैक्टर हो कि वो सोसाइटी में डिवाइड क्रिएट करे। इसलिए उन्होंने कहा था जब समय आए तो आप आर्टिकल 44 लागू करके पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दो। एनी डाउट? सर अब अपना लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उनका कॉन्सेप्ट क्या था? बिल्कुल। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो दिमाग चल रहा होगा वो कैसे चल रहा होगा, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार अभी पार्टीशन हो रहा है, अभी दो रिलीजन्स में एक दूसरे में बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। दो क्या मतलब ऐसा था कि दो एक तरफ और एक तरफ था, हिंदूज और सिख्स एक तरफ थे और इस्लाम एक तरफ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजियस डिवाइड फैला हुआ है इसकी वजह से हमें एक अभी के लिए ऐसा प्रावधान करना होगा, प्रोविजन ऐसा करना होगा कि लोगों को ये ना लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह से हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे वैल्यू सिस्टम को तोड़ता है या उसको सप्रेस करता है। इसलिए उन्होंने
आर्टिकल 26(1) और 26(2) को उसमें इंकलकेट किया होगा। लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म विजन था आर्टिकल 44 से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या था कि दे वांटेड कि रिलीजन इररेलेवेंट हो जाए इन ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी, रिलीजन फॉल्ट लाइंस ना क्रिएट करे, रिलीजन एक बहुत प्राइवेट अफेयर हो जाए। बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी और वहां पर जब ये हुआ कि जो उनके ढकने वाला था उनको, उसने कहा कि बेटा अब तो जो है वो रब का नाम ले लो, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं वो मेरा व्यक्तिगत मामला, मुझे लेना है नहीं लेना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, दैट इज माय कॉल। मुझे पूजा करनी है नहीं करनी है मैं अपने घर में कर लूंगा, आई डोंट हैव टू टेल यू। तो वो ये चाहते थे कि रिलीजन एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, एक सोसाइटी जैसे हमारे यहाँ पहले था कि हमारे यहाँ जीवक संप्रदाय भी था, हमारे यहाँ सनातनी संप्रदाय भी था, हमारे यहाँ जो है वो बौद्धिस्ट भी थे, हमारे यहाँ जैनी भी थे, और सब एक साथ अपना रह रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका जो विजन रहा होगा उनका जो विजन रहा होगा वो ये रहा होगा कि भाई सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में रिलीजन शैल प्ले अ बेयर मिनिमम रोल। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में रिलीजन शैल प्ले अ बेयर मिनिमम रोल। रिलीजन जो है वो यूनाइट करे, रिलीजन डिवाइड ना करे। कोई दिक्कत? सर डाउट? नहीं सर। हाँ, सर आपने बोला अभी कि इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब है कि एकम वदंती, जो भी बोला मतलब कि अल्लाह भी और भगवान सेम है। तो जब अगर हम एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, विप्र का मतलब होता है ज्ञानी, और बहुधा वदंती मतलब अलग अलग रूप उसके बोले जा सकते हैं। एकम सत विप्रह बहुधा वदंती। हाँ जी सर वही। तो अगर मतलब ये आर्ग्यूमेंट भी तो आ सकता है कि मंदिर बने या मस्जिद दोनों एक ही तो है, फिर इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? अगर इंडियन सेक्युलरिज्म यही बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कैसे जजमेंट दे सकता है? अरे ये बहुत वेग स्टेटमेंट है तुम्हारा, ठीक है ना, कि मतलब वो अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से मान रहे हैं, तो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है, इसको छोड़ दो। हाँ भाई आगे बताओ। सर हाँ जैसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो केवल सेंटर का काम है इम्प्लीमेंट करना कि स्टेट भी कर सकते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे याद है गोवा में पढ़ा था कि वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। देखो ऐसा है, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। इसलिए अपने यहाँ किस तरह से फैमिली लॉस को इम्प्लीमेंट करना है ये स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, आई रिपीट, एक ब्रॉड कंसेंसस बनाने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा यूसीसी को लाने के लिए, तब आप ठीक से उसको इम्प्लीमेंट करा पाओगे। लेकिन अगर ले भी आए तो भी ये स्टेट्स पे होगा ना कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं, नोटिफाई करेंगे कि नहीं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। सरकारें बर्खास्त हो जाएंगी 246 का यूज करके, 256 का यूज करके। ठीक, आगे अब सर सेक्युलर, सर इमैनुअल मैक्रोन ने जो फ्रेंचनेस वर्ड यूज बोला था वो तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडिक वैल्यू है उससे सेम है ना, मतलब उनके लिए जो फ्रांस के लिए। ओके
और बताओ। तो हाँ, जो सेंटर में लॉ बनता है क्या वो नेसेसरी होता है कि वो स्टेट्स डिपेंड करता है कि किस लिस्ट का लॉ है। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का लॉ है तो इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, और कंकरेंट लिस्ट का लॉ है तो फिर ठीक। आगे पूछो पूछो और पूछो, आने दो आने दो। सर जय से दीपक की एक वीडियो थी, उसमें उसने कहा था कि जो जो डिस्प्यूट है टेम्पल वाला, राम मंदिर वाला, उसमें उसने कहा था कि वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बन के सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो वो बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हिसाब से उसको टैकल भी किया। जो डिसीजन आया है वो फेथ से बाहर निकल गया था, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर ही आया कि इस जमीन पर हक किसका है। और बताओ। ठीक, अब आप समझो जरा, अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार लपेटते हैं। हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म रिफॉर्मिस्ट, हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है टू ऑल द सेक्ट्स एंड ऑल द रिलीजन्स। हमने ये भी देखा कि वो फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, अब एक सवाल तो हमने टैकल किया जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस सीख क्या सकता है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से। एक और सवाल था कि इंडियन सोसाइटी को, और बड़ा मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये जो प्रियमल, जो मतलब पूरा एक साल जो शुरू होता है ना, जब वो यहां से शुरू होता है तो अलग ही रंग होते हैं अपने। क्यों? क्योंकि अपन को ट्रू सेंस में पता है कि भाई सेकुलर वर्ड जीएस में कहां कहां रिलेट हो सकता है। अब पॉलिटी से निकलते हैं, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी एंड इट्स ट्रेड्स से निकलते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इंडियन सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जीएस पेपर 1। अब हम चल रहे हैं जीएस पेपर 1 कल्चर पर। अब आप एक चीज समझो, इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, in its letter and spirit is enabler of protection of enabler for protecting the civilizational values। क्या कह रहा हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से पढ़ते हैं। What makes the Indian society unique in sustaining its culture? What makes Indian society unique in sustaining its culture? और क्वेश्चन नंबर 10, what are the challenges to our cultural practice in the name of secularism? अब आप समझो 8 और 10 के बीच का अंतर है ट्रू सेकुलरिज्म वर्सेस द सेकुलरिज्म व्हिच वाज पुट इन द 1971। 1971 में जो सेकुलरिज्म डाला गया वो ये बताने के लिए, ये जताने के लिए डाला गया कि नहीं नहीं, कुछ कम्युनिटीज के पास में स्पेशल राइट्स हैं। और उससे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिबेट हो रही थी कि रिलीजन हम चाहते हैं थोड़े दिन बाद रिलेवेंट हो जाए, वो उस मूल भावना के अगेंस्ट चला गया। क्यों? सोचने वाली बात है यार, क्यों उन्होंने सेकुलरिज्म नहीं डाला बताइए। इतने पढ़े लिखे लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, अम्बेडकर साहब जैसे लोग, पटेल साहब जैसे लोग, मुंशी जैसे लोग, मौलाना आजाद जैसे लोग, नेहरू जी जैसे लोग, क्यों नहीं डाला सेकुलरिज्म? क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म हमें बताने की जरूरत थी नहीं। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म ठीक है, कुछ समय का नशा था 200-400 साल का, कि जो है जहां पर हम रिलीजियसली लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन उससे पहले वी वर लिविंग पीसफुली। तो सेक्युलरिज्म चूंकि हमारे लिए बहुलवाद, प्लूरलिज्म हमारी वैल्यू थी, इसलिए हमको डालने की जरूरत नहीं थी। नंबर 2,
हम इसलिए भी नहीं डालना चाहते थे किसी को ये ना लगे कि नहीं हम ये चाह रहे हैं कि हम कोई किसी रिलीजन को प्रोटेक्शन अकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं, किसी रिलीजन को हम प्रोटेक्शन अकॉर्ड नहीं कर रहे, हम नहीं करना चाहते थे। रिलीजन को हम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बनाना चाहते थे सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो 10th है सवाल, what are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? That is what they are asking कि secularism जो 71 में डाला गया उसकी प्रैक्टिस से, उसका जो पॉलिटिकल टूल बना करके और ऐसे सवालों का जब आप आंसर लिखेंगे तो पहली लाइन क्या होगी? तो the original thought in the makers of constitution was that religion will not be deciding factor in organizing society, but recently we have seen the politicization of this word secularism. और वहां से शुरू करेंगे कि भाई उसके पॉलिटिसाइजेशन से क्या क्या यूज हुआ है, अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, फिर जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें किस तरह से रिलीजन का यूज किया जा रहा है, कम्युनल वायलेंस, और वो पूरा अटैक ऑन अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा फिर हम वहां लिखेंगे। लेकिन शुरुआत क्लियर होनी चाहिए कि नहीं हमारा जो संविधान है वो सही है, वो ओरिजिनल बात जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि रिलीजन विल नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी एंड वी विल गिव एवरी रिलीजन इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इसका एंड कहां से कर सकते हैं अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए? आर्टिकल 44 से, कि भाई आर्टिकल 44 में उनका विजन झलकता है कि हम जो है वो पूरी सोसाइटी को एक उस पर ऑर्गेनाइज करेंगे। हम कोई नहीं चाहेंगे कि कोई रिलीजन हो, कोई पर्सनल लॉ हो, कोई फलाना हो, कोई ठिकाना हो। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कोर थॉट, जो हमारे लिए जो सेक्युलरिज्म था 25-26 का सेक्युलरिज्म था। हमें पूजा कैसे करनी है हम डिसाइड करेंगे, किस भगवान को मानना है हम डिसाइड करेंगे, किसको एंट्री देनी है हम डिसाइड करेंगे, किस फॉर्म में करना है पूजा हम डिसाइड करेंगे। आप नहीं बताओगे। इसीलिए सिविलाइजेशन और कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो इस वर्ड का थोड़ा मतलब एक मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आप कोई भी आंसर लिखते समय वो इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इंडियन सोसाइटी में सिर्फ कल्चर ही कल्चर लिखें, नहीं, मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए। तो क्या अब ये बात हमको समझ में आती है क्या? सर मल्टी डायमेंशनल किस एस्पेक्ट से? मल्टी डायमेंशनल होता है स्पेस एचजी। जो पहला वाला दिन स्पेस एचजी भाई हम लोगों ने किस दिन चर्चा करी थी जनता? पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर? पहले वाला दिन था। पहला लेक्चर हाँ जी सर। पहला लेक्चर तो उसमें हमने बात करी थी, मैं भेज दूंगा तुमको वीडियो, जिसमें हम कह रहे हैं कि एस फॉर, अबे यार वो फोटो दी जो एक कोई आदमी कहाँ गया, फोटो थी ना स्पेस जी वाली जनता? भेज रहा हूँ सर। थैंक यू। हाँ भाई रुचित, ये है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इतना स्पेस जी मतलब हम इतने ग्राउंड्स पर किसी चीज को सोच सकते हैं, ठीक है। जिस दिन हम हिस्से वाली बात करेंगे उस दिन मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह से सोचना है। हालांकि पहले वाले लेक्चर का मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें अपन ने बात कर रखी है कि इतने ग्राउंड्स पर हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है सर। तो ये इस इन रिलेशन विद ऑल द थिंग्स दैट आर रिटन ओवर हियर, उसके एस्पेक्ट से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को मतलब व्हाट मेक्स इंडियन सोसाइटी सस्टेनिंग इट्स कल्चर को आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई इंडियन सोसाइटी अपने आप में हमेशा से प्लूरलिस्ट रही है, उसके एग्जांपल। इंडियन सोसाइटी जो है वो अपने आप में इतनी डाइवर्स है, उसके एग्जांपल। हमारी जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो कैसा है, उसके एग्जांपल। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के एग्जांपल, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के एग्जांपल, वो सारे
दे करके हम 150 वर्ड्स बनाएंगे अपने 10 मार्क 10 मार्क कर। ठीक है सर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा हो तो पहले वो बताओ। सर इंडियन सेक्युलरिज्म में ऑलरेडी ये वैल्यू थी एसिमिलेशन की, तो डज दिस मेक अ डिफरेंस कि हमने अपने प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म ऐड करा तो उससे क्या डिफरेंस आया, लाइक आज की कंडीशंस को रिलेट करते हुए? देखो, एक जनरल अवेयरनेस गोविंद यार जरा तो देखो, एक हम ये इतना कह सकते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म के डालने से थोड़ी सी अवेयरनेस के लेवल पर चीजें बढ़ी हैं कि हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और असल में थोड़ा, चलो छोड़ो पॉलिटी में बात करेंगे। क्लियर नहीं हुआ मुझे। मैं चाहता नहीं हूं अभी क्लियर हो, क्योंकि क्लियर करने गए तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। ठीक, ओके सर और बताओ। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट वाले आंसर में क्या हम लोग ये चीज लिख सकते हैं दैट व्हाट मेक्स इंडिया यूनिक इज दैट द फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसैंक्ट? हाँ बिल्कुल That also बिल्कुल। makes it a point that we are the preamble constitution is our Bible, so to speak. Can it be looked at that perspective? बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि सेक्युलरिज्म डालना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गलत था। क्यों? क्योंकि सेक्युलरिज्म को जब आपने डाल दिया तो आपने क्या व्यवस्था करी कि हमारा जो आर्टिकल 44 है आप उसके अगेंस्ट चले गए कहीं ना कहीं। ठीक, और बताओ क्या डाउट्स है? आने दो आने दो। तो हाँ, मेरे को ना वो नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट वाज द नीड, उस टाइम पे क्या एजेंडा था टू ऐड दिस वर्ड। अरे भाई मैं नहीं बोलना चाह रहा था, सुन लो। अपीजमेंट था एजेंडा, एक कम्युनिटी को अपीज करना एजेंडा था, राजनीति एजेंडा थी, वोट बैंक बनाना एजेंडा था। 1989 में जब ये हुआ कि शाह बानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि भैया मुस्लिम महिलाओं को राइट है एलिमनी का, उसको जो चेंज करना था कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं को राइट नहीं है, पुरुषों को नहीं देनी एलिमनी टू अपीज द कम्युनिटी, वो एजेंडा था। हाशिमपुरा के राइट्स एजेंडा थे। कितना और बताएं मेरी माँ। आ गया समझ। है कहीं रहे, ठीक है। हाँ मतलब यार, क्यों जाना है उधर। खैर, और बताओ। मेरे क्वेश्चन का भी यही था क्या आंसर? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पार्टली ये था, पार्टली इससे बड़ा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, मतलब व्हेन यू डू केशवानंद भारती केस तब मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या था वहां पर। ठीक है, ठीक, और पूछो, और जो आ रहा हो दिमाग में पूछो। और सब बढ़िया, आप बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। ए शिव चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20 GS1। पढ़ लिया तुमने? राइट,
जरा ऐसे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। सर कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ? क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ लिया? अच्छा भाई, ये बुक लिस्ट बहुत लोगों के पास कल गई होगी। अब जरा ये भी उसमें लिंक दिख रहा है ना, परंपरा दिख रहा है। अब एक क्लिक कैसे होगा? होगा भी कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। होगा। राइट क्लिक कर दीजिए। अबे ये राइट लेफ्ट करना आता नहीं यार हमें, बहुत ही तकनीकी रूप से गाँव टाइप के आदमी है। लिंक भेज दे क्या आपको? कुछ हो तो रहा यार, लग रहा हो गया। भेज रहे, रुकिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ भाई, अब इस तरह के सारे एसेस का रामबाण, लक्ष्मण बाण, भरत बाण, शत्रुघ्न बाण इलाज आपके सामने। और ये चीजें और कहां पर एडेड हैं? जो अपनी स्टेट वाला जो आपके पास पीडीएफ पहुंच रहा है वहां पर भी एडेड हैं। ठीक, कोई भी सवाल, और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग प्रिपरेशन को बहुत मोनोटोनस तरीके से करते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ लियो, स्पेक्ट्रम पढ़ लियो, अरे ना भैया, पहले पेपर पढ़ लियो। पेपर के हिसाब से हर साल कंटेंट चेंज होता है, और ये कंटेंट मैंने लास्ट ईयर इसीलिए लगवाया था। ठीक, तो इसको हम जो है वो पढ़ते रहेंगे, आपके टारगेट्स में डेली जाता रहेगा। हमारे पास यहां से एग्जांपल होंगे। ठीक है, अरे भाई क्या नाम है, लिपिका, परंपरा का वो वाला लिंक दो जो एबीसीडी वाला है, वो कहाँ है? उसी में ऐसे बुक लिस्ट खोलो दोबारा से। रुको, नहीं खोलना चाहते। अभी ये क्या मांगता रहता है यार। आपको पासवर्ड याद है? अभी नए लोग हैं, बेइज्जती ना करो। थोड़ी दिन बाद अरे इनको भी सबको पता है। कहाँ गया इसके वो ट्रेडिशंस वाले सेगमेंट में जाओ, पीछे जाओ पीछे। हाँ, इसका ट्रेडिशन वाला सेगमेंट दिख रहा है ना नीचे, ट्रेडिशन। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अच्छा हाँ, हाँ भाई, ये आपका पूरा इन्होंने एबीसीडी पढ़ा डाली है। ठीक है, और नाम वाइज इन्होंने बताया है। जैसे मान लो इन्होंने बोला ट्रेडिशनल फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब ये ट्रेडिशनल फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जीएस पेपर 3 इरिगेशन में भी यूज होगा, जीएस पेपर 1 कल्चर में भी यूज होगा, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में भी यूज होगा, जीएस पेपर 1 वाटर स्कार्सिटी ज्योग्राफी में भी यूज होगा। आप समझ लो। अब तानी पैडी फिश कल्टीवेशन फूड सिक्योरिटी में भी यूज होगा, वाटर में भी यूज होगा, ट्राइबल एरियाज में भी यूज होगा, कल्चर में भी यूज होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो आ रहे हैं सवाल, जो आ रहे हैं, इनके लिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? इनके लिए स्ट्रेटजी हमारी ये होगी जो मैंने अभी आपको। सर, जो आपने अभी क्वेश्चन दिखाया था उसमें वो स्मॉल इंडिया वाला था ना, तो उसका क्या मतलब? स्मॉल इंडिया का मतलब ये है, स्मॉल इंडिया का मतलब ये है कि जैसे इंडिया इतना डाइवर्स है, वैसे ही नागालैंड के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है।
तमिलनाडु के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है। सिर्फ जो स्टेट एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जो तमिलनाडु आप पढ़ रहे हो, जो आंध्रा आप पढ़ रहे हो, उसमें जो इतनी सारे ट्राइब्स और उनकी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं वो वहां से हो जाएगा। उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देने थे और आपका काम हो जाएगा। एकता, ओके सर। और बताओ डाउट? चलने दो, रोको मत, आने दो डाउट। सर, are we losing our local identity for global identity? इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप मुस्कुराए क्यों रहे? आप मुस्कुराए भी ना भैया, रोने लगे। आदमी अब बीमार जा रहा अब है, रो दो या तो। आंसर। आंसर ही दे रहे हैं। हाँ भाई, अब देखो सवाल था कि आर वी लूजिंग, तो पहले तो हमें बताना है यस वी आर लूजिंग, फिर हमें बताना है नो वी आर नॉट लूजिंग। नंबर एक, जब हम कहते हैं यस वी आर लूजिंग तो हमें एग्जाम्पल देने होंगे कि हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2 दिन पहले हुआ, हमारा न्यू ईयर, जिसको हम गुड़ी पाड़वा कहीं कहते हैं, कहीं नवरे कश्मीर में कहते हैं, कहीं हमारा जो न्यू ईयर है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेटिक एंड हार्वेस्ट एंड जो हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर ईयर है उससे रिलेटेड है। मतलब आर ट्रेडिशन वाज साइंटिफिक बट वी हैव अबंडन्ड आवर ट्रेडिशन। हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशन क्या होता है, लोकल फूड। ट्रेडिशन क्या होता है, लोकल ड्रेसेस। ट्रेडिशन क्या होता है, लोकल कस्टम्स। ट्रेडिशन क्या होता है, लोकल बिलीफ्स, लाइफस्टाइल। यही तो इन्हीं को तो हम कहते हैं लैंग्वेज। हम क्या बोलेंगे, काक बोराक, त्रिपुरा में बोली जाने वाली लैंग्वेज खत्म हो रही है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी जो लगातार आज खत्म हो रही है। ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं वो पैंट शर्ट पहनना चाहते हैं, हम उन पर अपना डेवलपमेंट मॉडल इंपोज कर रहे हैं। हम जो उनका जल जंगल जमीन का अधिकार है उसको लिमिट कर रहे हैं। हम अपने यहाँ के जो इस तरह के फेस्टिवल्स थे उनको हमने बनाना बंद कर दिया है, जो क्लाइमेट को सेलिब्रेट करते थे। हमारे ऐसी प्रैक्टिसेस, हमारे ऐसे फेस्टिवल्स जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को सेलिब्रेट करते थे उनको बनाना बंद कर दिया है। कामाख्या टेम्पल हो, गोवा हो, साउथ इंडिया हो, उड़ीसा हो। यस वी आर लूजिंग, नो वी आर नॉट लूजिंग। नॉर्थ ईस्ट, हॉर्नबिल में जाइए, कुंभ में जाइए। कितने लोग जानते हैं कुंभ क्यों होता है? 12 साल में एक बार जब जुपिटर अपने साइकिल को पूरा करता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुंभ होता है। और उसके बाद वन बंधु कल्याण योजनाओं पर जाइए, स्टेट एक्सरसाइज में दुनिया भर की जो ट्राइब है, जो परंपरा प्रोजेक्ट है, यहां पर जाइए और फिर आप कंक्लूजन लिखिए। Though the rapid era of globalization have impacted the Indian society in a larger scale, but the new headwinds of sustainable development goals will lead to lead to us going back to the roots where our tradition was SDG oriented. Tradition was sustainable development goal oriented। और एग्जाम्पल देना वहां पर, यही जो अभी बताया आपतानी कल्टीवेशन का, या जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं बार बार बोलता हूँ, ऋत हमारे ऋग्वेद में मेंशन था। सबसे बड़ा उन्होंने बोला सबसे बड़ा धर्म क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस। ह्यूमन को इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखना है, वही सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब ड्यूटी। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्यूटी हम नहीं करेंगे तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जब आंसर लिखते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ नंबर मैग्नेट की तरह, चुंबक, बिल्कुल नंबर ना हो रहा, चुंबक हो रहा। और फिर वो फोन करेगा एग्जामिनर, बेटा आ जाओ। Got it, sir. और बताओ, शुरुआत की क्लासेस, द मोर यू विल आस्क मोर यू विल फील कंफर्टेबल। जो डाउट आ रहा है पूछो। सिद्धार्थ बड़े चुप चुप से लग रहे हो, कोई समस्या हो पूछो।
इससे मत प्रताड़ित होइए कि पहली क्लास है दूसरी क्लास है, नहीं नहीं, आराम से खुल करके। नहीं सर, अभी तो सुन के सारी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, हो सकता है पहले दिन के लिए, ठीक है। खैर, तो आगे बढ़े, यहां तक सब फाइन है। चलिए, एक वो तो को स्वागता आज ऑफिस में फंस गया, नहीं पढ़ने नहीं देते सेकुलर से आगे। चलिए, डेमोक्रेटिक, हाँ भाई, दो एग्जांपल देता हूं आपको। कहते हैं कि सबसे जो पहले डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई वो ग्रीस में स्टार्ट हुई, ऐसा लोग कहते हैं, मैं कतई नहीं कह रहा। और कहा जाता है कि भाई पहली बार वहां पर जो है वो वोटिंग राइट्स दिए गए। नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट हैज 72 छेद, 72 holes? Because in Athens the voting rights was only given to free men, not to slaves, not to women, and that too people who have property, right? हमारे यहाँ लिच्छवी और वज्र जैसे महाजनपद थे जो रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक का मतलब जहां पर हेड ऑफ स्टेट चोजन होगा, इलेक्टेड होगा। हमारे यहाँ चाणक्य ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का थीम दी थी, यानी कि किंग के पास में 4 से 5 मिनिस्टर्स होंगे और वो वोट करके आपस में डिसाइड करेंगे। हमारे यहाँ चोला किंगडम में जो रूरल विलेजेस के जो हेड होते थे वो इलेक्टेड होते थे। हमारे यहाँ जो बौद्धों की असेंबली होती थी, जिसको संघ कहते थे, वहां पर लोग इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते थे। अगर सर कल जो कोई सर जो वैशाली है बिहार में, वहां पे वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो सेटल हुई थी। वही मैं बोल रहा हूँ, वैशाली, लिच्छवी, ये सब। जो लोग नए हैं परेशान ना हो, मैं जब आपको मॉन्यूमेंट्स की बुक्स दूंगा तो वहां से आपको ये सारी चीजें भी पता चलेंगी, ठीक है। भाई जानवी कहाँ है? जानवी नहीं दिख रही है। खैर, तो इसीलिए अगर कल को वो आपसे सवाल पूछें कल्चर में कि डेमोक्रेसी हैज बीन इंडियाज कल्चर, सन्नाटे आ जाएंगे लोगों के दिमाग में। 2019 का जब पेपर आया तो हिंदू पढ़ने वाले पागल हो गए, मतलब ये कैसा पेपर है, गजब है। तो अगर कल आपसे वो पूछ लें कि डेमोक्रेसी इज इंडियाज कल्चर या इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बोला गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो परेशान मत होना। क्योंकि कल्चर में वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो टेम्पल फेम्पल पूछते हो, ये भी पूछते हैं, ठीक। तो वो ध्यान रखिए। तो जब हम बात डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, जब हम बात डेमोक्रेसी की कर रहे हैं, क्या होती है डेमोक्रेसी, कितने तरह की होती है डेमोक्रेसी, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, क्या हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्या होनी चाहिए, क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है,
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, डेमोक्रेसी होना क्यों आवश्यक था। इन सब सवालों के जवाब के लिए देखें धारावाहिक का कौन सा एपिसोड, मंडे वाला। क्यों? क्योंकि कल तो है सैटरडे, अच्छा नहीं कल तो फ्राइडे, कल वाला एपिसोड कल शाम को 6:30 बजे। और मंडे को आपको ये ध्यान रखना है, या मंडे को आपको ये ध्यान सॉरी सैटरडे संडे को आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 9 बजे से क्लास होगी। सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे से क्लास होगी सभी की। फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे उस दिन हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीकेंड वाला सेक्शन आपका अब स्टार्ट हो जाएगा इसी सैटरडे से, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ। कोई भी आपको फैक्ट चेक कराना होगा, क्या 9 बजे क्लास है? सैटरडे संडे? नहीं 21 वाली आज। हाँ आज है। ओके ठीक, फिर तो सैटरडे संडे 9 बजे से लेके कितने बजे तक है? मेरा भी यही डाउट है। सर दिन भरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। 5 बोल देते हैं, 2 मिनट कम फिर और इस देखेंगे। बात पे 5 बोल देते हैं अभी, फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए, सर मंडे ऑफ है कि नहीं है? ऑफ है, ऑफ। मंडे ऑफ है, मैंने सच्चे मजाक हाँ तो नहीं कर सच्ची रहे यार, हैं? नहीं सच्ची, मंडे ऑफ है। और सैटरडे संडे जो है, अबे यार तुम लोग फिर रात का खाना लेके आना, मंडे ऑफ। आगे पीएम्स ग्रीटिंग्स ऑन पोएला बोईशाख, ठीक है। कभी भी जैसे मान लो उन्होंने कहा कि इंडियन सोसाइटी, जैसे अभी आप एक सवाल देख रहे थे कि इंडियन सोसाइटी जो है वो मतलब छोटे छोटे इंडिया सब जगह पर है, या क्यों हमारा जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यू हो पाया, क्यों? क्योंकि देखिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो त्योहार पड़ रहे हैं वो लगभग सेम समय पर पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हम इन सिस्टम्स में डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपसे क्या कहता हूं, पीआईबी और न्यूज़पेपर हम कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट। अब जब हम इस आर्टिकल को देखते हैं तो जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो डायरी होनी चाहिए जिसमें हम सारे टर्म्स लिखेंगे साल भर के, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यूएन फूड सिस्टम समिट। यूएन ये रुचित तुमको डराने की कोशिश हो रही है, तुम अच्छे लड़के हो, कतई डरना नहीं इन लोगों से, ये लोग ठीक लड़के नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं बोलूं तुम वो मानो। सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, तो ठीक है। तो यूएन फूड सिस्टम समिट, तो जो हम टर्म्स नोट करेंगे उसमें सबसे पहली जो चीज होगी वो क्या होगी, यूएन फूड सिस्टम समिट, ठीक है। और इस टर्म के मुझे नोट्स चाहिए, ठीक। दूसरा, अब इस आर्टिकल में जो वो बात कर रहे हैं ब्रॉडली, ठीक, इस आर्टिकल को हम जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर और उसमें भी फार्मर वेलफेयर में हम उठा करके रख लेंगे। तो आपका पहला काम क्या है, जिन लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले लेक्चर देख लिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन उन्होंने जीएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 से उठाई है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जीरो हंगर, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, हेल्थ फॉर ऑल, ये सारी चीज, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस आर्टिकल को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन में वो टर्म निकाल लेना है, और इंटेलेक्ट में क्या करना है, इस आर्टिकल की समरी बना लेनी है जीएस पेपर 3 फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर के अंडर।
20 से 30 40 वर्ड्स की समरी बना करके आप मुझे इसकी भेजेंगे, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नंबर 1। अब मान लो ये आर्टिकल है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, तो प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो NSAC है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। प्रीलिम्स में सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो NSAC है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या काम है उसका, कौन चेयर करता है। और GS पेपर 3 इंडस्ट्री के अंदर में जब स्टार्टअप के लिए हम क्या कर रहे हैं तो वहां पर एक लाइन क्या डाल सकते हैं कि वी हैव सेट अप NSAC। तो इंफॉर्मेशन में भी यूज हो गया, टर्म्स में भी यूज हो गया, इंटेलेक्ट में भी। ठीक, फिर इस तरह के आर्टिकल अभी आप नहीं पढ़ेंगे। इंडिया फॉरेन ट्रेड, होलसेल प्राइस अभी छोड़ देंगे। हमने कितना क्या वीट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड अप्रीहेंड्स पाकिस्तानी बोट विद 30 kgs ऑफ हेरोइन ऑफ जखाऊ कोस्ट गुजरात। जरा ये पढ़िए, ये GS पेपर 3 के 2 टॉपिक हैं, पढ़िए जरा एक बार। क्या समझ में आ गया कि इन टॉपिक्स में ये सीधे सीधे एग्जाम्पल जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कि स्टेट एक्टर्स कैसे हमारे यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को खराब कर रहे हैं, ड्रग्स पेडल कर रहे हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। फिर जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि रिच ट्रेडिशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो इससे एक दो चीजें अगर देखिए निकाल सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कौन से एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, ठीक है ना। जैसे ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, 1950 में वहां पर महिला मंडल स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे यहाँ तब से हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट हो रही है। अब जैसे मान लो ये आर्टिकल है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें हमने क्या किया, हमने इसको निकाल दिया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, किसने शुरू किया है, क्या काम है। तो कोई भी सवाल कोई भी सवाल अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में इस पर आता है तो वी विल बी बेटर प्लेस टू आंसर, ठीक है। फिर आगे अब जैसे यहां आते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, OCI कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्या हुआ, ये अगेन इंफॉर्मेशन टर्म हुआ ये OCI। तो अपनी जो हमारे पास टर्म्स की बुक है उसमें हमने क्या किया, OCI मेंशन कर दिया। अब OCI जो है, OCI OCI जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टर्म ही है ना। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए जरा। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो डायस्पोरा कैसे डिसाइसिव रोल प्ले करेगी भैया, अगर आप डायस्पोरा को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो इस तरह के आर्टिकल्स
कहाँ काम आते हैं? एक तो वो पहले काम आए आपको यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर जीएस पेपर 2 में, इंडियन डायस्पोरा। दूसरा वो कहाँ पर काम आए? यहाँ पर, डायस्पोरा कार्ड इज प्लेड इफेक्टिवली। ठीक, ये क्या है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, फिर India is looking towards kick-starting the hydrogen ecosystem development, से श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये आर्टिकल हमें पूरा पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। क्यों नोट्स बनाने हैं? ये क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। ठीक, दूसरी चीज ये क्या लिखा है? अब हम चाहते क्या है, हम लिथियम को लेकर के चाइना पर डिपेंडेंट ना रहें, तो उसमें भी हमारी ये मदद करेगा अगर हम हाइड्रोजन सिस्टम अपना बढ़िया कर लेंगे तो। ठीक है, फिर ये आर्टिकल भी हमें पढ़ना है। पंजाब में काफी सारे पंजाब अभी तक गलत चीजों के लिए न्यूज में था, पंजाब से कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर तो ये हमारा हो गया पीआईबी। भाई न्यूज़पेपर भेजो। भेज दिया सर। India, Australia, France agree on Indo-Pacific but not on Myanmar. एक शब्द इन्होंने लिखा है, बोला है, others cannot dictate terms. Others cannot dictate terms. ये कहाँ जाएगा? पहला तो ये यहाँ जाएगा, रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। दूसरा ये कहाँ जाएगा? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में जाएगा, कि हम ऑटोनमस हैं, आप हमें नहीं बता सकते कि हमने क्या करना है, हमारे हर इशू पर अलग अलग वो हो सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो हेडिंग है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एग्री ऑन इंडो पैसिफिक बट नॉट ऑन म्यांमार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एग्री ऑन इंडो पैसिफिक बट नॉट ऑन म्यांमार, इसलिए सबसे ज्यादा कहां पर जाएगा? यहां पर इशू बेस्ड अलायंस। मतलब सेम पार्टनर्स के साथ कुछ विषय पर हम तैयार हो सकते हैं, कुछ विषय पर हम तैयार नहीं हो सकते। ठीक, तो वो ध्यान रखिए। तो ये याद रखिएगा। फिर फिलहाल आप क्या करेंगे? हाँ, इस आर्टिकल में डाउट था, ये पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए म्यांमार पे क्योंकि वो कू के वगैरह की वजह से। लेकिन सैंक्शंस लगाना कितना सही है, क्योंकि जब भी वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही उसका आउटकम आया है, तो ये कब सीखेंगे?
अब जब आदमी नहीं सीखना चाहता तो क्या करें, है? जब वो नहीं सीखना चाहते हैं तो क्या करें बताओ, जान देते हैं। और वेस्टर्न मॉडल जब हम शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे वहां पर। मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि ये आर्टिकल की रीडिंग मारिए, कल मुझे समरी बना के दीजिए, ये हम डिटेल में पकड़ेंगे कब, शिफ्टिंग कंट्रोल्स करते समय। ये काफी अच्छा आर्टिकल है हमारे सीजीआई का, पढ़ लीजिएगा एक बार। ये भी अच्छा आर्टिकल है। रशियन एनवॉय टेक लार्जर लुक एट चाइनीज फॉरेन पॉलिसीज, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डेंजरस। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि इंडो पैसिफिक, बेसिकली रशिया का बिलीफ ये है। चलो मतलब ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं जब इंडो पैसिफिक पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, दोनों चीजें, मतलब ये वाली चीज। तो ये दो आर्टिकल्स हमें फिलहाल पढ़ने हैं इससे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलोज वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ये आप छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत 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 अच्छा आर्टिकल है। इंडिया कमिटेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज बट नॉट अंडर प्रेशर। ध्यान रखिए, इंडिया ये आलम है। ठीक, इंडिया इज 2%, 2 डिग्री कॉम्पेटेबल, मतलब इंडिया इज डूइंग गुड। 2 डिग्री कॉम्पेटेबल में आता है इंडिया। ठीक है ना, ये देखिए ये। ठीक है, और जो आपका यूएसए है वो क्रिटिकली इनसफिशियंट है। चाइना जो है वो हाईली इनसफिशियंट है वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के टारगेट्स को पूरा करने में। और जो वेस्ट है आपका वो इनसफिशियंट है, और इंडिया कंपेटेबल है। तो इंडिया क्या कह रहा है कि हमें ज्ञान मत दो प्लीज, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, डोंट स्टॉप ब्लैबरिंग, look at what we are doing, we are compatible and we are competent enough to achieve results. Another example of strategic autonomy, another example of strategic autonomy। आर्टिकल अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के जो मैंने अभी दिखाया है उसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मोस्टली आपको दिखेंगे कोविड पर। तो हमारा काम थोड़ा आसान है, कोविड वाले आर्टिकल्स को डेली नहीं पढ़ना है। ठीक है, हेरिटेज ऑन ट्रैक अच्छा आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ये भी छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी ये भी छोड़ दीजिए। फिर ब्रिटेन ऑन अफगानिस्तान, इट्स टाइम टू एंड अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। आप लोग प्रिपरेशन में नए हैं, मैं ये 10 साल से पढ़ रहा हूँ, सेम लाइंस पढ़ रहा हूँ, अभी तक वो एंड ही हो रहा है। आई डोंट बिलीव इट। ठीक है ना, इट्स मतलब ठीक है, वो चल ही रहा है।
इनका बहुत तगड़ा गेम प्लान है, वहां पर हथियार बेचते रहते हैं अपना। ठीक है, ये पता होना चाहिए ताइवान कहाँ पर है। चाइना ताइवान की स्टोरी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ओएनजीसी गैस सेल फ्रॉम केजी बेसिन की टू बूस्ट डोमेस्टिक आउटपुट। कृष्णा गोदावरी बेसिन में कहां से ओएनजीसी निकाल रही है, ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में वो सवाल पूछते हैं इंडिया कहां से, कौन कौन सी जगहों से नेचुरल गैस निकाल रहा है, तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो दिस गोज योर न्यूज़पेपर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो